Hello everyone and welcome back to our channel Punk Academy. Today I'm going to start chapter 8 of class 11th, which is cell, the unit of life. So without wasting any time, let's get started. So before we dive into the chapter, let me tell you its meaning. तो जो हमारा सेल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है विच इज सेल्यूला और उसका मतलब होता है स्मॉल रूम या स्मॉल चैम्बर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है हमें कि व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, व्हाट डू लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एंड इनएनिमेट डू नॉट। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में ही गिवन है। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल ही वो चीज है जो हम सबको लिविंग बनाती है। तो जो सेल होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट भी है। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक एंड इम्पोर्टेंट, जहां से हर चीज की शुरुआत हो। तो हमारी जो बॉडी की शुरुआत है वो ही सेल से होती है। एक जाइगोट जब बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो भी एक सिंगल सेल की यूनिट होती है। वहीं से पूरा एक ह्यूमन बॉडी बन जाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत भी वहीं से होती है। और फंक्शनल, फंक्शनल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये अपने सारे काम खुद से कर सकता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं सारे कामों के लिए। हमारे पास हर एक काम के लिए एक ऑर्गन है। जैसे कि हम बात करें हमारे स्टमक की, तो वो डाइजेशन के लिए होता है। हमारे इंटेस्टाइन्स की, जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। हमारा लीवर है, वो आपको जूसेस के बारे में पता होगा, डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है वो। अगर हम बात करें हमारी किडनीज की, तो वो प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे सेल में ऑर्गन्स की जगह ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इसके सारे काम को आसान बनाते हैं और इसकी सारी एक्टिविटीज को करते हैं। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की, ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट होती है जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है। अगर हम बात करें गोल्गी एपेटाइटिस की, तो ये पैकेजिंग में हेल्प करता है। जो भी हमारा सेल खाना बनाता है उसको पैकेट्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। हम लाइसोसोम की बात करें, ये डाइजेशन में हेल्प करता है एक तरीके से। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। न्यूक्लियस, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, इसमें सारा जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा। तो ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं हमारे सेल के, वो हेल्प करते हैं इसको इसके काम करने में। इसीलिए हम इसे एक फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अगर हम इसमें से कोई भी एक चीज कम कर देंगे सेल में, तो फिर वो एक फंक्शनल यूनिट नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिनने सबसे पहली बार एक लाइव सेल को देखा था, उसके बाद हम अगर आगे बढ़े, अब जो ये सेल ऑर्गेनल है वो हम जब चैप्टर के एक फ्लो में आ जाएंगे, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं जो हमारे एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी आए हैं, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो हमारा पुराना एनसीईआरटी था उसमें जो हमारे दो साइंटिस्ट थे ना जिनने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है, एक ब्रिटिश था और एक जर्मन था। बट अब जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है उसमें दोनों ही जर्मन दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन 1838 जो हमारे स्केल्टन साहब हैं, ये थे हमारे बॉटनिस्ट। तो इनने प्लांट टिश्यूज पे ज्यादा काम किया। इनने ये बताया कि बहुत सारे नंबर के जो हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी डिफरेंट काइंड्स के हैं, वो अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलके बने हैं। इनने यहाँ पे हम जो इनका जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है। इनने बस इतना ही कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के सेल से बनते हैं। अलग अलग टाइप के प्लांट्स अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बनते हैं। और जब हम बात करें हमारे दूसरे साइंटिस्ट की, विच इज हु इज श्वान, इनने 1839 में ये बताया। इनने प्लांट और एनिमल दोनों पे अपने पॉइंट्स दिए थे। जो सबसे पहली चीज इनने ये बोली, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer। तो इनने एक डिफरेंस क्रिएट किया प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। इनने
पहले तो ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक थिन सा लेयर हमारे सेल के ऊपर, और इनने ये बताया कि जो सेल वॉल है वो हमारी सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। अब ये जो हाइपोथेसिस था दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये एक अधूरा स्टेटमेंट था सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी में उन्होंने ये बताया, हमारे स्क्लेडन साहब ने बताया कि प्लांट्स डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बनते हैं। श्वान साहब ने ये बोला कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेल के ऊपर होता है, सेल वॉल एक डिस्टिंक्ट फैक्टर है हमारे प्लांट और एनिमल सेल का। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो सेल्स हैं, नए सेल्स जो बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। इन्होंने ये तो बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ सेल है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये भी बता दिया, दोनों चीजें बता दी कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, कैसे एक पूरा मास तैयार होता है एक ऑर्गेनिज्म का। लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो नए सेल्स बनते जा रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो फिर हमारे 1855 में एक नए साइंटिस्ट रोडोल्फ वर्चो आए, जिनने ये बताया कि जो सेल्स है हमारे, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारे नए सेल बन रहे हैं वो पुराने ही सेल से आते जा रहे हैं, वो डिवाइड करते हैं और दो नए सेल बना देते हैं। इन्हें एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम्स में कभी कभार पूछ भी लेते हैं। और इन्होंने जो सेल थ्योरी को है एक फाइनल शेप दिया था, एक कार्विंग टाइप का किया था इनने सेल थ्योरी का। यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। सेल थ्योरी वॉज अंडरस्टूड टुडे एज all living organisms are composed of cells and products of cells. All cells arise from pre-existing cells. आगे बढ़ते हैं, हमारी सेल थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ सेल दिया है, ये ओवरव्यू तो नहीं कह सकते, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट दिया है कि जो सेल्स होते हैं डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, आइसोलेटेड सेल, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। दो सेल्स का यहाँ पे जिक्र किया है, एक तो माइकोप्लाज्मा और एक एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अब जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटा सेल है। और अब अगर हम एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच की बात करें तो ये सिंगल सबसे बड़ा सेल है, आइसोलेटेड सिंगल सेल। ये सबसे बड़ा सेल है अभी तक का, है दोनों एक ही सेल, लेकिन इन दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है ये हमें बता रही है एनसीईआरटी इस स्टेटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल जो होता है सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। अगर हम शेप की बात करें, यहाँ पे हमने पहले पॉइंट में साइज की बात करी थी, या हम शेप की बात कर रहे हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ये। यहाँ पे हमने साइटोप्लाज्म के बारे में एक पॉइंट बताया है। जो साइटोप्लाज्म होता है ये मेन एरिना होता है सेल्यूलर एक्टिविटीज का। जो साइटोप्लाज्म होता है आपको पता होगा, जो सेल है हमारा उसमें जो न्यूक्लियस और सेल्यूलर मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये होता है हमारा मेन एरिना। एरिना का मतलब होता है एरिया जहां पे सेल्यूलर एक्टिविटीज चल रही होती हैं। सेल्यूलर एक्टिविटीज मतलब रिएक्शंस जो हमारे चल रहे होते हैं सेल में, वो मेनली कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स हमारे नॉन पेप्टाइड बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम जाती है समझने में कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, अगर और अच्छे से मैं बताऊं, वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन सब बोलते हैं राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम इसीलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि राइबोसोम्स हमारे नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म को छोड़ के भी बताएं तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी हमारे जो राइबोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये हम डिटेल में जब हम सेल ऑर्गेनल्स पे स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे।
अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिविजन। तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिया है सेंट्रोसोम के बारे में। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम, और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। जब हम सेंट्रोसोम पढ़ेंगे उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। तो अब यहाँ पे हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आरबीसी का डायग्राम है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का डायग्राम है, एपिथेलियल सेल्स है, और यहाँ पे हमारा नर्व सेल भी दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रैकेट है जो प्लांट्स में होता है, न्यूट्रोफिल सेल्स है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे सिंगल सेल्स हैं, लेकिन इनका साइज कितना डिफरेंट है, इनका शेप कितना डिफरेंट है, यही हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट पॉइंट में कि जो सेल्स होते हैं ये बहुत ही अलग हो सकते हैं साइज, शेप और एक्टिविटीज के बेसिस पर। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, विच इज प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे बताया गया है कि जहां पर मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई होता है वो होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल, और जहां पर मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई नहीं होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। ये सबसे बेसिक एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये आ गया है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डीएनए मटेरियल पड़ा हुआ है हमारा, ये जो क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ये कैसा खुला पड़ा हुआ है, ना इसके ऊपर कोई कवरिंग है ना कोई प्रोटेक्शन है, और बस ऐसा ही साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रहा है। तो ये ही हमारा जो मेन एक स्टेटमेंट बनता है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, विच इज दे लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो न्यूक्लियस के साथ भी यही होगा। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक अधूरा न्यूक्लियस है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। ये हमारा क्रोमोसोम है विच इज डीएनए, और इसके ऊपर भी सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन टाइप का थिंग है, ये हर जगह प्रेजेंट होगा, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल वॉल कहीं कहीं पर प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जगह प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आप ये छोटा सा देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा में भी क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, ये है हमारा प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है रादर देन जेनोमिक डीएनए। जो हमारा जेनोमिक डीएनए है न्यूक्लियर रीजन में, उसके बाहर भी एक क्रोमोसोम टाइप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, हम प्लाज्मिड को आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था ये एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। यहाँ पे फिम्ब्री प्रेजेंट है, पाइलस प्रेजेंट है, उसके बाद हमारा प्रेजेंट है फ्लैचेलम, जो कि लोकोमोशन में काम आता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं कि ये लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, विच इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब जो ये हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा है, ये हमारा यू बैक्टीरिया का पार्ट है, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके होंगे आई होप। तो ये सारे ही प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा हमारा किंगडम मोनेरा है जो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। In addition to genomic DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA called plasmid. मैंने आपको बताया ये जो छोटा सा आपको यहाँ दिख रहा है, ये क्या है हमारा प्लाज्मिड। ये एक एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे बैक्टीरिया में। आप 12th में जब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई करेंगे तो आप इसके बारे में और जानेंगे। अभी हम यहाँ पे पॉज करते हैं और एनसीईआरटी की लाइंस पे आते हैं।
जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये कन्फर करता है यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। अब फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल, कल्चरल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है जो उसका ऊपर से बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे किस एंटीबायोटिक के लिए वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस दिखाता है, रेजिस्टेंट है या नहीं है। तो इन सारे कैरेक्टर्स को हमारा जो प्लाज्मिड है वो कन्फर्म करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार ये नीट में भी पूछा गया है, तो इसको प्लीज अपने माइंड में सेट कर लें कि जो प्लाज्मिड होता है वो कन्फर्म करता है यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। आप इसको, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको नॉर्मली समझ सकते हैं। फिनोटाइपिक कैरेक्टर का मतलब होता है ऊपरी कैरेक्टर्स, ऊपर से कैसा बिहेवियर शो कर रहा है हमारा बैक्टीरिया। अगर हम प्लाज्मिड डीएनए की बात करें, इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। जो मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको एक डेफिनेशन दे देती हूँ। जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है द प्रोसेस वेयर बैक्टीरिया टेक अप फॉरेन डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड इनकॉर्पोरेट इट इनटू देयर जीनोम। इसको मैं थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। ये जो प्लाज्मिड क्या होता है, ये एक सर्कुलर डीएनए है। तो अपने डीएनए में ये छोटा सा फॉरेन डीएनए का पार्ट इनकॉर्पोरेट कर लेता है और उसी डीएनए जैसा काम करने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल जीनोम का ट्रांसफॉर्म होना किसी भी दूसरे जीनोम में, या बायोटेक्नोलॉजी में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप, सारा एक पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें ये पूरा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी आपको सिर्फ इसको ऐसे समझना है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए में काम आता है। अगर हम बात करें, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब जो हमारा प्रोकैरियोट्स है, पूरा सेल का जो ग्रुप है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो हम उसको समझते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, सबसे बाहर इसमें है कैप्सूल, फिर उसके अंदर है सेल वॉल, फिर उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक सिमेट्री है। सबसे पहले हमारा कैप्सूल है, फिर उसके अंदर है सेल वॉल, फिर उसके अंदर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक सिमेट्री में प्रेजेंट है ना, तो ऐसे ही हर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सबसे बाहर कैप्सूल, फिर उसके बाद होता है हमारा सेल वॉल, फिर उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे सेल सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो अब हम आ जाएंगे, जो मैंने आपको 3 लेयर्स बताई हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल में एक प्रेजेंट, वहां पे जो डायग्राम में बना हुआ है ये कैप्सूल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही हैं। Most prokaryotic cells have cell envelope which is tightly bound three-layered structure. Three-layered ये एक structure होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर का पूरा एक प्रोटेक्शन यूनिट है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का। सेकेंड पॉइंट, द आउटर मोस्ट इज द ग्लाइकोकेलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये सेल वॉल के भी ऊपर होता है। पहले ग्लाइकोकेलिक्स होगा, फिर सेल वॉल होगा, फिर होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब जो ग्लाइकोकेलिक्स है, ये लेयर जो होता है वो लूज शील्ड भी हो सकता है, स्लाइमी स्लाइमी सा, और या वो टफ होगा कैप्सूल के जैसा। तो ये ग्लाइकोकेलिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, लूज शील्ड और कैप्सूल। अगर ये लूज है तो इसको हम स्लाइमी लेयर बोलेंगे, और अगर ये थिक और टफ है तो हम इसको कैप्सूल बोलेंगे। जो स्लाइमी लेयर वाला होता है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, द सेल वॉल प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलेप्सिंग। अब जो हमारा सेल वॉल होता है उसका ये फंक्शन है कि ये बर्स्टिंग से बचाता है। बर्स्टिंग मतलब फटने से, वो मतलब
एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, जिससे वो कहीं से रप्चर नहीं होता है। अगर हम एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, उसमें क्या है? Extension of plasma membrane into the cell in form of vesicles, tubules and lamella are mesosomes. अब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, जब हम साइटोप्लाज्म के साइड देखेंगे उसमें मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सटेंशन होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर ही अंदर एक शेप्स बना लेता है, वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में और हमारे लैमेला के फॉर्म में। ये तीन स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, जिसे हम बोलते हैं मीसोसोम। ये किस चीज में हेल्प करता है? ये सारे इसके फंक्शन हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे मीसोसोम के। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन करवाना, सिक्रीशन करवाना, और ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा हो तो उसमें अंदर से ना कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्सॉर्प्शन के लिए। वैसे ही जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें मीसोसोम कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। ये सरफेस एरिया भी बढ़ाता है हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका, और ये सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। इन साइनोबैक्टीरिया क्रोमेटोफोर्स आल्सो प्रेजेंट कंटेन्ड पिगमेंट। अब जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें क्रोमेटोफोर्स भी एक टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर पिगमेंट होता है। और जब पिगमेंट आता है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोटोसिंथेसिस टाइप का आता है। और ये आप अच्छे से पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जब आप साइनोबैक्टीरिया की डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो आप इसमें अभी याद रखिए कि क्रोमेटोफोर्स साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर पिगमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईच लेयर ऑफ सेल एनवेलप जो होता है परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो तीन लेयर्स होती है सबका अलग अलग काम है, लेकिन तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब परमिएबल मतलब होता है किसी भी चीज का अंदर बाहर होना इस मेम्ब्रेन के थ्रू, परमिएबिलिटी। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये सिर्फ कुछ ही चीजों को अंदर बाहर होने देती है। इन नेचर, मतलब जो इसका नेचर है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। interacts with the outside world, it is structurally similar to that of eukaryotes। जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यूजुअली सिमिलर होती है। काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को। ये ये भी चेक करती है कि कोई फालतू का जो सामान है वो अंदर बाहर ना हो जाए। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर किसी मॉलिक्यूल को, हर किसी चीज को ये अंदर नहीं जाने देती है। ये एक सिक्योरिटी टाइप का काम करती है, ये गार्ड ऑफ द सेल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैक्टीरिया में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव फ्लैजेला कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। अब जो हमारा बैक्टीरिया है वो मोटाइल मतलब होता है वो चल फिर सकता है, या नॉन मोटाइल मतलब एक जगह पे रहेगा। मोटिलिटी किस चीज से आती है? मैंने आपको बताया था फ्लैजेला, ये लोकोमोशन में काम आता है। ये 3 पार्ट से मिलके बनता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट जो उसका टेल टाइप का होता है, एक हुक जो उसको होल्ड करके रखता है, बेसल बॉडी जिसके ऊपर ये सारा चीज होता है। अब जो पिलाई और फिमरी होते हैं, ये दोनों मोटिलिटी में काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको और फंक्शंस में हेल्प करते हैं, लेकिन मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। जैसे जो हमारा फिम्बरी होता है ना, ये ब्रश लाइक होता है। तो जब भी हमारे बैक्टीरिया को किसी स्टोन के ऊपर चिपकना होता है, होल्ड करना होता है ना, तो ये उसके हेल्प से उस पे एक ग्रिप बना लेता है और ये एक स्टोन पे चिपक जाता है। जो बैक्टीरियाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप, जो सेल एनवेलप के बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एक पिगमेंट होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बैक्टीरियाज को एक
डिश में रखते हैं और हम कुछ पिगमेंट्स का यूज करते हैं, अगर वो पिगमेंट को ले लेता है खुद में तो वो ग्राम पॉजिटिव हो जाता है, और अगर वो पिगमेंट को नहीं ले पाता है तो वो ग्राम नेगेटिव हो जाता है। ये इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में भी ये गिवन नहीं है, और अगर मैं लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज की बात करूँ नीट के, उसमें भी इसका कोई जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, और एनसीईआरटी में भी हमारा इसका ज्यादा नहीं दिया है। अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल का सेल ऑर्गेनेल है। ये राइबोसोम जो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में 70s प्रेजेंट होते हैं। इसके सब यूनिट्स होते हैं 50s और 30s। क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आया? अब चलिए मैं आपको ये पढ़ाती हूँ अच्छे से। जो राइबोसोम होता है ना, वो किस टाइप का होता है? वो ऐसा होता है, इसमें एक बड़ा यूनिट होता है कुछ इस टाइप का, और एक छोटा सा यूनिट होता है इस टाइप का। जो ये बड़ा यूनिट है हमारे प्रोकैरियोट में, ये 50s होता है, और जो ये छोटा यूनिट है ना, ये होता है हमारा 30s। ऐसे मत कर लेना कि 50 प्लस 30 80s हो जाएगा, नहीं, ये सब यूनिट्स के नेम है, 50s और 30s, और ये पूरा हमारा होता है राइबोसोम 70s। अब क्या होता है, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन। अब जो बहुत सारे एक मान ले ये हमारा एमआरएनए है, और यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स कुछ इस तरीके से चिपक गए हैं, और इनने एक चेन टाइप का बना लिया है। ये है हमारा एमआरएनए, और उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स ऐसे बैठ गए हैं। तो ये पूरा जो एक यूनिट है, ये पूरा कहलाया जाता है हमारा पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। मतलब एमआरएनए प्लस राइबोसोम्स इक्वल्स टू पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम। पॉली का मतलब आपको पता होगा, मल्टीपल राइबोसोम्स। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। तो सिंपली हमारे हमारे जो पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम है, उसका मतलब होता है मल्टीपल राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। अब ये क्यों होता है ऐसा? ये जो राइबोसोम होता है ना, हमारा जो पॉलीसोम होता है, राइबोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट होता है हमारे एमआरएनए के ऊपर, वो ट्रांसलेट करता है एमआरएनए को इनटू प्रोटीन। ये भी आप 12th में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अभी आप इतना जान ले कि एक ट्रांसलेशन एक टाइप का प्रोसेस होता है, जिसमें जो हमारा आरएनए होता है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और वो यहाँ पे कौन करा रहा है? हमारा राइबोसोम। तो ये हेल्प करता है एमआरएनए को ट्रांसलेट करने में। अब जो राइबोसोम्स होता है, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स एक तो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और रफ आरईआर में जो है हमारा उसमें प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म वाला जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइट में उससे एसोसिएटेड रहता है। इंक्लूजन बॉडीज ये क्या होती है? रिजर्व मटेरियल है इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। जो हमारा रिजर्व मटेरियल होता है सेल्फ का, वो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का, वो ऐसे ही पूरे में नहीं घूमता है, वो एक पैकेट फॉर्म में रहता है, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में, और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। एग्जाम्पल दिया है हमारा फॉस्फेट ग्रैनुल्स, साइनोफाइशिन ग्रैनुल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स। ये इन सब के ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? हमारे साइटोप्लाज्म में। ये एक रिजर्व मटेरियल के फॉर्म में रहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें एक अलग टाइप के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैस वैक्यूल्स। ये सिर्फ स्पेसिफिकली यहीं पर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज है जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है। हमने ऊपर ही पढ़ा था जो साइनोबैक्टीरिया है, ये सारे इनमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पिगमेंट्स होते हैं इसमें जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में
हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल वाला जो एनसीईआरटी में पार्ट दिया है वो कंप्लीट होता है। हम एनसीईआरटी में भी एक बार देख लेते हैं। ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ पे याद रखें जिनने डिस्कवरी किया था लाइव सेल का। यहाँ पे हमारे जो बॉटनिस्ट हैं उनका नाम याद रखना है आपको। जो हमारे जूलॉजिस्ट हैं उनका नाम और सन याद रखना है। उसके बाद हम आगे चले तो रुडोल्फ वर्चो जो है उनका नाम और हमें सन याद रखना है और उनने क्या एडिशंस किए थे वो याद रखना है। ये ओवरव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में बहुत ही बल्क में दिया है। मैंने सॉर्टेड पॉइंट्स लिखे हैं मेरे नोट्स में। आप एक बार अच्छे से थॉरली एनसीईआरटी को रीड कर लें। ये पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ डेटा दिया है जो अब मैं क्या ही समझाऊंगी आपको, ये आपको लर्न करना पड़ेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है डेटा एनसीईआरटी में। कुछ शेप्स दिए हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है और इसका एक टेबल बनाकर या तो अपने एनसीईआरटी में ही रख लें या जो भी आपके नोट्स हैं उसमें भी इसको रख लें। कभी कभार पूछ लिया जाता है ये डायग्राम्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो मैंने अपने नोट्स में एक चीज इंक्लूड नहीं की है वो है ये कुछ बैक्टीरिया की शेप्स। स्पाइरलम, कॉकस, इसमें भी कुछ समझने वाला नहीं है। इसमें आपको ये सारे याद करने हैं। बैसिलस फॉर्म जो होता है, कॉकस फॉर्म होता है, विब्रियो। यहाँ पर भी हमारा यूकैरियोटिक सेल का साइज दिया है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद कुछ शेप्स दिए हैं, ये पीपीएलओ दिया है, वायरस दिया है और यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में दिया है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ऑर्गेनेल्स के बारे में दिया है, सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, स्लाइड लेयर, कैप्सूल, टिब्यूल्स, वेसिकल लैमिना के फॉर्म में जो मीसोसोम प्रेजेंट होता है, फिर फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, पिलाई, फिम्ब्री के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम राइबोसोम्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं, इंक्लूजन बॉडीज को। याद रखिए कि हमने राइबोसोम जो पढ़ा है वो हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए पढ़ा है। यूकैरियोट का हम वो अलग से पढ़ेंगे। पॉलीसोम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सब यूनिट्स भी आप जान चुके हैं और यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा पूरा प्रोकैरियोटिक सेल जो एनसीईआरटी में दिया है। आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करें, मेरे नोट्स के पॉइंट को बार बार रिवाइज करें तो आपका एक प्रॉपर कमांड बन जाएगा इस पूरे टॉपिक पे। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम यूकैरियोटिक सेल से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय।